मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। इस वीडियो में मैं भारत में संपत्ति के हस्तांतरण प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 6 महत्वपूर्ण कानूनी तरीकों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही उनकी कानूनी वैधता, उनके फायदे नुकसान और किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाना चाहिए, यह भी स्पष्ट करूंगा। भारत में संपत्ति ट्रांसफर करने का सबसे सामान्य और मजबूत कानूनी तरीका है सेल डीड। सेल डीड तब बनाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे के बदले बेचता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अनुसार 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही की जानी चाहिए। प्रक्रिया। आमतौर पर यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। 1 एग्रीमेंट टू सेल। 2 सेल डीड का निष्पादन और रजिस्ट्रेशन। सेल डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना आवश्यक होता है। खर्च। इस प्रक्रिया में मुख्य खर्च होता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। स्टाम्प ड्यूटी राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन सामान्यतः यह संपत्ति के मूल्य का लगभग 6% से 8% तक होती है। कुछ राज्यों में यदि संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर की जाती है तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी मिलती है। फायदे। स्वामित्व का सबसे मजबूत प्रमाण। कानूनी रूप से सबसे सुरक्षित तरीका। बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा पूरी तरह स्वीकार्य। नुकसान। स्टाम्प ड्यूटी अधिक होती है। दस्तावेजीकरण का खर्च अधिक होता है। इसलिए सेल डीड का उपयोग सामान्यतः खरीद फरोख्त के लेन देन में किया जाता है। तरीका 2 गिफ्ट डीड, बिना पैसे के संपत्ति ट्रांसफर। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड तब बनाई जाती है जब संपत्ति बिना किसी पैसे के बदले केवल प्यार और स्नेह के कारण दी जाती है। यह तरीका आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, पिता द्वारा पुत्र या पुत्री को संपत्ति देना, पति द्वारा पत्नी को संपत्ति देना, माता पिता द्वारा बच्चों को संपत्ति देना। कानून के अनुसार गिफ्ट तभी वैध मानी जाती है जब वह स्वेच्छा से दी गई हो, उसमें कोई आर्थिक लेन देन न हो, प्राप्तकर्ता द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो। कानूनी आवश्यकता। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। खर्च। गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी अक्सर सेल डीड की तुलना में कम होती है, विशेषकर जब ट्रांसफर निकट संबंधियों के बीच होता है। फायदे। परिवार में संपत्ति ट्रांसफर करने का सरल तरीका। अपेक्षाकृत कम स्टाम्प ड्यूटी। तुरंत स्वामित्व का हस्तांतरण। नुकसान। एक बार गिफ्ट डीड हो जाने के बाद इसे आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए गिफ्ट डीड का उपयोग अक्सर जीवनकाल में पारिवारिक संपत्ति की योजना बनाने के लिए किया जाता है। तरीका 3 पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ट्रांसफर। पहले के समय में बहुत से लोग संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करते थे। पावर ऑफ अटॉर्नी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार देता है। लेकिन इस विषय में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय आया है। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड वी स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है, पावर ऑफ अटॉर्नी स्वामित्व का अधिकार नहीं देता। यह केवल किसी व्यक्ति को प्रबंधन या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। वर्तमान स्थिति। पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया जा सकता है संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए, मालिक की ओर से कानूनी कार्यवाही करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, लेकिन यह सेल डीड का विकल्प नहीं है। तरीका 4 विल के माध्यम से संपत्ति ट्रांसफर। संपत्ति ट्रांसफर करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है वसीयत विल। वसीयत के माध्यम से संपत्ति का ट्रांसफर मालिक की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। मालिक के जीवनकाल में संपत्ति पर पूरा नियंत्रण उसी का रहता है। महत्वपूर्ण विशेषता। वसीयत को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है जब तक कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति जीवित है। खर्च। वसीयत का एक बड़ा लाभ यह है कि इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती।
वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे कराने की सलाह देते हैं। फायदे। स्टाम्प ड्यूटी नहीं। जीवनकाल में नियंत्रण बना रहता है। संपत्ति की योजना बनाने में उपयोगी। नुकसान। मालिक की मृत्यु के बाद वसीयत को परिवार के अन्य सदस्य चुनौती दे सकते हैं, जिससे विवाद हो सकता है। तरीका 5 रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट डीड का उपयोग अक्सर संयुक्त या विरासत में मिली संपत्ति में किया जाता है। मान लीजिए कि कोई संपत्ति कई कानूनी वारिसों को विरासत में मिलती है और उनमें से कोई एक व्यक्ति अपना हिस्सा दूसरे सदस्य के पक्ष में छोड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह रिलिंक्विशमेंट डीड के माध्यम से अपना अधिकार छोड़ सकता है। महत्वपूर्ण शर्त। यह तरीका केवल तब उपयोग किया जा सकता है जब सभी व्यक्तियों के पास पहले से संपत्ति में अधिकार हो। फायदे। परिवार में स्वामित्व स्पष्ट हो जाता है। विवाद की संभावना कम होती है। अपेक्षाकृत कम खर्च। तरीका 6 फैमिली सेटलमेंट। एक और महत्वपूर्ण तरीका है फैमिली सेटलमेंट। जब परिवार के कई सदस्यों का संपत्ति पर दावा होता है, तो वे आपसी सहमति से संपत्ति का विभाजन तय कर सकते हैं। इस समझौते को फैमिली सेटलमेंट डीड के रूप में लिखा जाता है। कानूनी मान्यता। भारतीय अदालतें अक्सर फैमिली सेटलमेंट को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि इससे पारिवारिक विवाद कम होते हैं। लंबे मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। फायदे। परिवार में शांति बनी रहती है। कोर्ट केस से बचाव। संपत्ति के अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस। संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले हमेशा ध्यान रखें। कानूनी वैधता। स्टाम्प ड्यूटी। भविष्य में विवाद की संभावना। टैक्स संबंधी प्रभाव। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज तैयार करने से पहले किसी योग्य विधिक विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा उचित होता है। कंक्लूजन। आज हमने समझा कि भारत में संपत्ति ट्रांसफर करने के कई कानूनी तरीके हैं, जैसे 1 सेल डीड, 2 गिफ्ट डीड, 3 पावर ऑफ अटॉर्नी सीमित उद्देश्य, 4 विल, 5 रिलिंक्विशमेंट डीड, 6 फैमिली सेटलमेंट। हर तरीका अलग परिस्थिति में उपयोगी होता है। यदि सही तरीका चुना जाए तो आप संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, खर्च बचा सकते हैं और भविष्य के विवादों से बच सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने के मेरे प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। जय हिंद। जय भारत।